और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान की नजदीकियां सामने आई हैं। पाक वजीर खारजा कुरैशी ने तालिबान के वफ्द का मुस्कुराते हुए गले लगाकर इस्तकबाल किया है। वहीं तालिबान ने वजीर खारजा की तरफ से दिए गए तोहफे भी कबूल किए हैं। जिस तरह से आपने ये तस्वीरों में देखा कि पाक वजीर खारजा कुरैशी तालिबान के वफ्द का इस्तकबाल करते नजर आए और पाकिस्तान और तालिबान की नज़दीकियां एक बार फिर देखने को मिली। गले लगाकर मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया गया और तालिबान के लीडरों से तोहफे भी कबूल किए गए हैं। यानी पाकिस्तान को अब सहारा तालिबान का ही है। हर महाज पर जो है पाकिस्तान नाकाम रहा है। कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। जिस तरह से तालिबान की और पाकिस्तान की नज़दीकियां तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ये वही तालिबान जिनकी वजह से अफगानिस्तान परेशान है और इसी परेशानी को पाकिस्तान गले लगाकर मुस्कुराता हुआ इस्तकबाल करता नजर आ रहा है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे खारिजी मामलात को देखते हैं हिंदुस्तान के। शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान के नुमाइंदे जो वजीर खारजा हैं कुरैशी तालिबान का वेलकम कर रहे हैं, जिस अंदाज से उन्होंने वेलकम किया मुस्कुराते हुए और तोहफे लेते हुए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, नजदीकियां दिखाता है तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच में, और न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि आईएसआई के जो चीफ हैं उनको भी गले लगाते नजर आ रहे हैं तालिबान के जो नेता वहां पहुंचे हैं पाकिस्तान में आज। और ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा और पीस प्रोसेस जो है, बातचीत का जो सिलसिला है उसको फिलहाल उस पर रोक लग गई है, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है तालिबान को पाकिस्तान का ही सहारा है। और हमने ये तस्वीरें देखी जिससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में वेलकम हो रहा है तालिबान लीडर्स का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी खुद उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथ मिलाकर, गले लगाकर, मुस्कुराते हुए, और यहाँ तक कि तोहफे भी कबूल कर रहे हैं तालिबान के नेताओं से। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कितनी कोऑर्डिनेशन है और कितनी गर्मजोशी है दोनों के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच में। और इससे ये भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नजदीकियों का जो असर है वो किस तरह से अफगानिस्तान में वहां के सुरक्षा हालात पर पड़ता होगा। और पाकिस्तान के इशारों पर लगातार ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में कर रहा है, और इसको लेकर अफगानिस्तान के एनएसए ने भी हाल ही में एक कड़ा बयान दिया था। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करीबी तालिबान और पाकिस्तान सरकार के रिश्ते हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से वेलकम हुआ है और तालिबान को गले लगाना, उनसे तोहफे कबूल करना, क्या वजह बताई जा रही है? पाकिस्तानी मीडिया या मीडिया में किस तरह की चीजें चल रही हैं? क्योंकि अब तक रिएक्शन आ चुके होंगे। क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में? क्या सफाई दे रहा है? फिलहाल जो करंट अभी वहां से खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान सरकार और तालिबान ने ये मान लिया है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए। ऐसे में इस गर्मजोशी से जो स्वागत हुआ है तालिबान का, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी सवाल इस पर खड़े किए हैं किस तरह से तालिबान का वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। और आईएसआई के चीफ जो हैं वो गले लगाते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच में जो चोली दामन का साथ है उसका भी एक कहीं ना कहीं मुजाहिरा ये हुआ है आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जहां पर तालिबान डेलीगेशन पहुंचा है उनसे मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये बात पर सहमति बनी है कि बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं क्या ये दोनों अलग अलग चेहरे हैं या एक ही एंटिटी है? पाकिस्तान आईएसआई जो इस पूरे प्रकरण के पीछे, इस पूरे इमेज के पीछे, तालिबान के पीछे एक ही चेहरा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, न सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बता रहे थे कि कुछ न कुछ है, ये जो नज़दीकियां बहुत कुछ बता रही हैं। बातचीत के लिए ज़रूर पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान और आईएसआई की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं जो है आगे जाकर इसकी तस्वीर साफ करेगी। फिलहाल बातचीत के लिए ज़रूर बुलाया गया, लेकिन किस तरह की बातचीत होगी और वो भी तालिबान से। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में दफा 144 आज भी नाफिज है। श्रीनगर में कई इलाकों में सुबह के औकात में कुछ दुकानें खुली नजर आईं। श्रीनगर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बरकरार है।
ताकि किसी भी हालात से वक्त रहते कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकलो हमल देखी जा सकती है, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से मुसलसल गायब है। 5 अगस्त को दफा 370 और 35 से हटाए जाने के साथ ही कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई। हालांकि अभी भी यहाँ पे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज मअतल है। और वहीं अगर हम बात करें तो सुबह के औकात में जहाँ ज़िंदगी किसी हद तक मामूल पे आती है और दिन आते आते फिर यहाँ पे दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हो जाते हैं और सड़कों से ट्रैफिक नकल हमल कम हो जाती है। और हालांकि श्रीनगर के सिविल लाइन एरियाज़ में ट्रैफिक की आमदरफ निजी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम श्रीनगर के पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पे जो सड़कें सुनसान नज़र आती है और वहीं जगह जगह पे पुलिस CRPF की तैनाती अमल में लाई गई है ताकि किसी भी मुमकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से वक्त रहते निपटा जा सके। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। साबिक रुकन असेंबली कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। JNU तालिब इल्म नजीब अहमद को ISIS से जोड़ने का मामला, कपिल मिश्रा 3 दिनों में मांगे माफी वरना हतक इज्जत के तहत केस में बनाया जाएगा पार्टी। नजीब की वालिदा ने कपिल मिश्रा को दिया इंतबाह। कपिल मिश्रा की तरफ से JNU तालिब इल्म नजीब अहमद को ISIS से जोड़ने का मामला आया और उनकी नजीब की वालिदा ने कपिल मिश्रा को इंतबाह दिया कि 3 दिनों में माफी मांगे वरना हतक इज्जत के तहत केस में बनाया जाएगा पार्टी। तो साबिक रुकन असेंबली कपिल मिश्रा ने नजीब, जो कि JNU के तालिब इल्म हैं, नजीब अहमद, उनको ISIS से जोड़ा है, जिसकी वजह से नजीब की वालिदा ने कपिल मिश्रा को इंतबाह दिया है कि कपिल मिश्रा 3 दिनों में माफी मांगे वरना हतक इज्जत के तहत केस में पार्टी बनाया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं। खुर्रम, क्या है पूरी डिटेल? जिस तरह से कपिल मिश्रा को इंतबाह दिया है नजीब की वालिदा ने, ISI से जोड़ दिया, जबकि पूरा मामला जो है सरकार और एजेंसीज देख रही हैं। देखिए, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा एक वक्त में वजीर हुआ करते थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत की, उनकी रुकनियत रद्द कर दी गई। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अभी 2 दिन पहले ही जब नजीब की वालिदा को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 5 लाख रुपए की इमदाद दी थी तो उस पर उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया था, कहा था कि ISIS से लिंक के बारे में जिस नौजवान को सुना गया, माना गया, उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड यानी केजरीवाल सरकार जो है पैसे देती है, ये सवाल उठाया था। हालांकि इससे पहले भी कुछ मीडिया घरानों की तरफ से इस तरह की खबर चलाई गई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर सफाई दी थी और दिल्ली पुलिस ने ना तो इसको अदालत में अपने वर्जन में शामिल किया, मीडिया के सामने भी बयान दिया था। उसके बाद इन मीडिया घरानों ने इस तरह की खबर चलाई थी, उनके खिलाफ एक डिफर्मेशन का केस फाइल किया गया था। 2 करोड़ से ज्यादा के डिफर्मेशन का केस है। अब दिल्ली के प्रेस क्लब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें नजीब की वालिदा फातिमा नफीस ने कहा है या तो कपिल मिश्रा 3 दिन के अंदर ट्वीट करके माफी मांगे वरना उनके खिलाफ डिफर्मेशन, हतक इज्जत का केस किया जाएगा, मानहानि का केस किया जाएगा, और या फिर एक ये भी हो सकता है कि जो केस चल रहा है उसमें उनको पार्टी बनाया जाए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। आज नजीब की वालिदा सुबोध कुमार, शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अहलिया, और इसी के साथ दिल्ली में नफरत के नाम पर मार दिए गए साहिल सिंह की अहलिया, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अमित मिश्रा को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई है कि या तो माफी मांगे वरना उनको हतक इज्जत का सामना करना पड़ेगा। जी खुर्रम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अदालत में ये बात रखी नहीं गई, ISI से जोड़ा नहीं गया है, जांच में कोई चीज मिली नहीं है, तो क्या माना जाए कि कपिल मिश्रा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते हैं, तो क्या बीजेपी में इस तरह के बयान देना जरूरी है? देखिए, एक वक्त था आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में, कपिल मिश्रा वजीर हुआ करते थे, दिल्ली रोड का पूरा महकमा उनके हवाले था,
लेकिन उसी जल बोर्ड में उनके खिलाफ करप्शन और बददुमानी के इल्जामात आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से लगाए गए, उनको वजारत से हटाया गया। उसके बाद से एक बागी मेंबर के तौर पर वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, इल्जामात लगाते रहे। वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं कि किसी तरह से वो मीडिया में या सुर्खियों में बने रहे। तो ये भी एक उनकी कोशिश है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब इसको वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी तरदीद कर दी थी, अदालत में इस तरह का कोई मामला नहीं है, ना ही कोई वर्जन रखा गया है, सीबीआई इस मामले को देख रही है, को देख रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। और यही वजह है कि बहुत ही हमलावर अंदाज में साफ कर दिया गया, या तो 3 दिन में वो माफी मांगे और ट्वीट करके उनको माफी मांगनी होगी, किसी और जरिए से माफी शायद कबूल नहीं की जाएगी। इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हत्या इज्जत के मुकदमे का उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल साबिक रुकन असेंबली कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में वजीर भी रहे, करप्शन की वजह से हटाए गए और अब बीजेपी में वो हैं, तो इस तरह की बयानबाजी ISIS से उन्होंने नजीब अहमद जो JNU के तालिब इल्म हैं उनको जोड़ दिया गया है। और नजीब की वालिदा ने कपिल मिश्रा को इंतबा दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हतक इज्जत के केस के तहत उन्हें पार्टी बनाया जाएगा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियों की जानब से पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में कई एक बड़े लीडरान पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। इस मरतबा ठाकरे फैमिली से आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। अयोध्या मामले में चल रही समाअत में रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने अपनी दलीलें मुकम्मल कर ली हैं। CJI ने वाज़ेह किया कि आज वो हिंदू फरीकों गोपाल सिंह विशारद और निर्मोही अखाड़े को शाम 4 बजे तक सुनेंगे। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन को सुनेंगे। मध्य प्रदेश के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 700 करोड़ लोगों का हक लेकर रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत कर्ज की अदायगी नहीं कर रही है क्योंकि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, इसीलिए मध्य प्रदेश हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो रही है और केंद्र सरकार से भेदभाव के तहत हमारी योजनाओं का पैसा लगातार रोका जा रहा है। पहले मदरसा बोर्ड का पैसा रोका, फिर नल जल योजना का रोका, फिर भावंतर योजना का रोका, फिर तमाम गेहूं की खरीदी का हमारा पैसा रोका और अब बाढ़ का पैसा रोक लिया। मतलब अब अति हो गई। हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से आज यहाँ पे ललकार करी है और उम्मीद है कि हमारी ललकार को सुना जाएगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 72,000 करोड़ रुपया है, हमने बाकायदा योजनाओं के तहत दिया है, जो हमारी हर योजना का मिला है। संपूर्ण योजनाओं का 72,000 करोड़ रुपया है और वो आज तक रिलीज़ नहीं कर रहा है। इसके बावजूद कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी वो मध्य प्रदेश की जनता को परेशानी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसका पैसा रिलीज़ नहीं करा। अमूमन पहले भी ऐसा होता है कि सर्वे चलता रहता है, लेकिन जो सर्वे हो चुका, क्योंकि पानी गिर रहा है, हम भी जानते हैं, उस वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन जितना एक टेंटेटिव डिमांड्स मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, इनको पहली राशि दे देना चाहिए थी, वो भी नहीं दी जा रही है। कितनी राशि बनती थी पहली? हमने 500 करोड़ पहले का कहा है उनसे कि अभी आप 500 करोड़ हमारे यहाँ दीजिए। जो आकलन आया है लगभग 500 करोड़ का हमने डिमांड दिया है। भेदभाव है और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार 7 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार है, सबकी मिली हुई सरकार है, इसलिए भेदभाव है। ऐसा क्यों लगता है भेदभाव है? क्योंकि क्या इससे पहले शिवराज सिंह की सरकार थी, क्या उसमें पैसा मिलता रहा? जो पैसा आप बता रहे हैं तो बहुत बड़ा है, ये तो पहले की सरकारों का भी होगा। नहीं, पैसा सिर्फ इसमें एक योजना है जिसका मदरसा बोर्ड का योजना का जो 4 साल से लैप्स चल रहा है, जो दिया नहीं जा रहा, सॉरी लैप्स, बाकी सारा पैसा अभी का है। और ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि भेदभाव क्यों लगता है। भेदभाव इसलिए लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने वो दौर भी देखा है, हम लोगों ने वो दौर अपनी आंखों से देखा है कि जब मध्य प्रदेश में ओला पड़ा था, जब किसान आत्महत्या करा था, उस दौर में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी। उस दौर के मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने धरना दिया और कहा कि हम नहीं जाते, तत्काल केंद्र सरकार पैसा दे। और उस समय केंद्र सरकार यूपीए ने भेदभाव न करते हुए ओला पीड़ितों को और किसानों को पैसा दिया था। तो अब इनको क्या दिक्कत है? तो भेदभाव सामने समझ में आता है।
इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली इंटेलिजेंस के इनपुट के मुताबिक 4 दहशतगर्द दिल्ली में दाखिल हुए हैं। कानपुर में अवामी जगहों पर एसएसपी के हुक्म से हो रही है तलाशी। एसएसपी अनंत देव ने सख्त चेकिंग का हुक्म दिया है। जी हां, दिल्ली इंटेलिजेंस के इनपुट के मुताबिक 4 दहशतगर्द दिल्ली में दाखिल हुए हैं। कानपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में अवामी जगहों पर एसएसपी के हुक्म से तलाशी हो रही है और एसएसपी अनंत देव ने सख्त चेकिंग का हुक्म दिया है। और इस पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे संदीप सविता हमारे हमारे साथ है। संदीप, क्या अपडेट दे रहे हैं आप इस पूरे मामले पर? कानपुर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गिलानी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जैसे ही दिल्ली इंटेलिजेंस से ये इनपुट मिला कि 4 आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, उसके बाद से क्योंकि कानपुर हमेशा से संदिग्ध रहा है और यहाँ से पिछले वर्ष ही एडीएस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसके पहले भी कई बार यहाँ पे जाजमऊ से इलाके से कई बार आतंकियों के तार जुड़े रहे हैं। उसको लेकर कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से जैसे ही हाई अलर्ट जारी किया गया, शहर में एसपी एडीजी खुद सड़कों पर आ गए और शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन और जो सड़क हैं या जहां पर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, क्योंकि इस समय नवरात्रि का भी महीना चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए मंदिरों में भी चेकिंग हो रही है। चेकिंग अचानक से तेज कर दी गई और एसपी, सीओ और एसओ सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। जी, ये जिस तरह से दिल्ली में इनपुट मिला है और कानपुर में जो है हाई अलर्ट है, तो किस तरह की चेकिंग? सिर्फ शहरों में या सिर्फ जिस तरह से मॉल्स हैं यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आसपास के इलाकों आसपास के इलाकों में लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिला इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से सड़क पे अचानक से पुलिस को देखकर भारी तादाद में पुलिस नजर आई, फोर्स नजर आई, चाहे वो मॉल्स में हो और चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो मंदिरों में हो, उससे लोगों में दहशत जरूर बन गई है और लोग आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या कि अचानक से इतनी फोर्स सड़कों पे दिखाई देने लगी। इसको लेकर आपस में बात करने पर यही इनपुट आ रहा है, लोगों में ये बातचीत हो रही है कि आखिर हुआ क्या है। दहशत का माहौल जरूर है और जिस तरह से इनपुट आया है तो कानपुर वाकई में संदिग्ध है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि संदीप कह रहे हैं कि कानपुर में बहुत सख्ती के साथ तलाशी चल रही है। एसएसपी अनंत देव सख्त चेकिंग का उन्होंने हुक्म दिया है। दिल्ली इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद के 4 दहशतगर्द दिल्ली में दाखिल हुए तो कानपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अवामी जगहों पर एसएसपी के हुक्म से तलाशी चल रही है। मॉल, बाजार, रूट, सड़कों पर पुलिस भारी तादाद में तैनात कर दी गई है और चेकिंग इस वक्त जारी है। दिल्ली एनसीआर में मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के खतरे के पेश नजर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। आईबी ने यह अलर्ट खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद जारी किया है। अलर्ट में जैश के 4 दहशतगर्दों के दिल्ली में घुसने की इतला दी गई है। मामले की संगीनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की सीलमपुर, जामिया नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सेंट्रल दिल्ली और पहाड़गंज इलाकों की पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीमों ने 9 मकामात पर छापे भी मारे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा की मदद से 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए। सलहन इलाके में ये लॉन्च पैड पहली बार नजर आए। पहले लॉन्च पैड में 15 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद हैं। इन दहशतगर्दों का मकसद दरअंदाजी करना है। भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम गौतम नवलखा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौतम की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने समाअत से इनकार किया और मामले को सीजेआई के पास भेज दिया है। SC/ST एक्ट मामले में मरकजी हुकूमत को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ किया कि मामले में कुछ नुकात पर फैसला दिया जाएगा। इस ताल्लुक से अर्जी गुजार पृथ्वीराज चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। में सरकार ने जो संशोधन किया था, उस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार को एक राहत का संकेत दिया है। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। पृथ्वी, सीधी भाषा में क्या समझा जाए कि अगर SC/ST एक्ट को लेकर नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई अब मुकदमा दर्ज करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि वो अंतरिम जमानत ले सकता है या नहीं ले सकता है? देखिए, 20 मार्च के जजमेंट के बाद कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में सरकार ने 18A नया सेक्शन जोड़ा था, जिसमें बोल दिया था 18A1 में कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, कंप्लीट बार रहेगा, और 18A2 में बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को आज कोर्ट ने बोला है कि हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये जो है मतलब कंप्लीट बैन होगा, इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ये ललिता कुमारी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए, और ललिता कुमारी में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। यानी कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि क्या वो मुकदमा सही है, क्या वो शिकायत सही है, उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा माना? बिल्कुल, ललिता कुमारी का 120 क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद अरेस्ट होगा। और रही बात एंटीसिपेटरी बेल की, कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गुरुबख्श सिंह का जो जजमेंट है या 1980s 90s से हम लगातार जितने भी जजमेंट दे रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल हर किसी का राइट है। अगर केस प्राइमा फेसाई मेड आउट नहीं होता है तो एंटीसिपेटरी बेल उसे मिलनी चाहिए। तो फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है? फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटीसिपेटरी बेल का इसमें प्रोविजन रहने वाला है। तो फिलहाल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है हम उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राहत देने की संकेत जरूर दे दिया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।